Hello everyone. Let's discuss a few questions from the chapter first of 12th Physics NCERT, that is electric charges and fields, from the topics we have discussed so far. अभी तक जितने टॉपिक्स पढ़े हैं उससे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. The first question says write any two limitations of Coulomb's law. Coulomb's law की हमें दो limitations बतानी है. Coulomb's law की दो limitations क्या हैं? This was the Coulomb's law. दो चार्जेस हैं हमारे पास Q1 Q2 और उनके बीच में फोर्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. नाउ इसके कुछ लिमिटेशंस हैं. सबसे पहले ये हमारे पास क्या होने चाहिए? पॉइंट चार्जेस होने चाहिए जो स्टेशनरी हो. दीज शुड बी पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस. और दूसरी चीज, ये जो डिस्टेंस है दैट शुड बी ग्रेटर देन 10 to the power -15 मीटर. तो ये इसकी दो लिमिटेशंस हैं हमारी कूलम्स लॉ की. सो आई हैव रिटन देन ओवर हियर that charges must be stationary point charges होते हैं. Point charges are in a reference, किसी के रिस्पेक्ट में. मान लो जो चार्जेस हैं उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है that is much larger as compared to the size of those charges, then we will consider them as point charges. तो और वो स्टेशनरी होने चाहिए. कूलम्स लॉ स्टेशनरी चार्जेस पे एप्लीकेबल है. सेकेंड इज डिस्टेंस बिटवीन देम शुड बी ग्रेटर देन 10 to the power -15, क्योंकि अगर इससे कम होगा डिस्टेंस तो उसमें न्यूक्लियर फोर्सेस रोल प्ले करती हैं. दे आर मोर पावरफुल. तो इवन पॉजिटिव चार्जेस जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन नंबर सेकंड सेज राइट एनी टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज की दो बेसिक प्रॉपर्टीज बतानी है. मैंने चार बताई थी. फर्स्ट वॉज क्वांटाइजेशन, सेकेंड वॉज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, थर्ड वॉज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज एंड फोर्थ वॉज इनवेरियंस ऑफ चार्ज. तो यहाँ पर हम कोई भी दो प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. Now the second part says what does Q1 plus Q2 signify in electrostatics? Q1 plus Q2 equal to 0. That is, it's slightly incomplete. यहाँ पे पूछा गया है कि Q1 plus Q2 की जगह Q1 plus Q2 is equal to 0 signify in electrostatics. Q1 plus Q2 is equal to 0. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सिंपल. सबसे पहले चीज, चार्जेस जो हैं वो एडिटिव हैं. चार्जेस आर algebraically additive in nature. एंड सेकेंड चीज, ये जो Q1 और Q2 है, सो कैन आई राइट Q1 इज इक्वल टू -Q2. इसका मतलब दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड दे आर अनलाइक चार्जेस. सो Q1 एंड Q2 आर इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस. एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन. The third question says two insulated charged copper spheres E and B have charges Q and -3Q respectively. They are identical spheres. यहाँ पर एक चीज मिसिंग है. two insulated charged copper spheres which are identical. ये दोनों identical हैं. This is, I have redrawn them over here. एक A पर चार्ज है Q and B पर चार्ज है -3Q एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे आर आइडेंटिकल. ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है. अब मैंने क्या किया, इन दोनों को कॉन्टैक्ट में रखा एक दूसरे से. एक पे चार्ज था एक पे चार्ज था Q, दूसरे पे चार्ज था -3Q. और फिर मैंने इन दोनों को सेपरेट कर दिया हमें बताने कि A पर कितना चार्ज होगा और B पर कितना चार्ज होगा. नाउ जब हमने इन दोनों को कांटेक्ट में ला दिया तो द चार्जेस विल रीडिस्ट्रीब्यूट. इट इज लाइक अ सिंगल ऑब्जेक्ट. ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह रहेगा. और इस सिंगल ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज होगा? द नेट चार्ज विल बी Q plus -3Q because charges are algebraically additive. So it is equal to -2Q. तो इसके ऊपर I can write that this is the single object having charge -2Q. अब जब हमने इसको सेपरेट कर दिया तो इसका मतलब A पर हमारे पास चार्ज चला जाएगा और B पर हाफ चार्ज चला जाएगा. क्यों? क्योंकि ये दोनों बॉडीज आइडेंटिकल है. जितना चार्ज A लेगी उतना ही चार्ज B लेगी. सो the charge on each sphere will be Q1 plus Q2 upon 2, which is equal to -Q. Now let's come to the next question. Question number 4 says define electric constant of a medium in terms of force between electric charges. What is its SI unit? ये मैंने आपको बताया था कि
जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स बिटवीन two charges in medium. It is the ratio of force between two charges in vacuum to the force between two charges in medium. क्यों? क्योंकि हमारा जो F नॉट था that is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square, और F medium था 1/4 pi epsilon naught K Q1 Q2 upon R square. तो जब हम F नॉट को Fm से डिवाइड करते हैं we get K. So this is how we are going to define dielectric constant. Ratio of force in vacuum to the force in medium. Now इसकी SI unit क्या होगी? SI unit will be, it has no SI unit. Why? It is unitless. क्योंकि दोनों force हैं, force की unit cancel out हो जाएंगी, so no SI unit will be there. Let's come to the next question. Question number 5th. How does the Coulomb's force between 2 point charges depend upon the dielectric constant of the intervening medium? देखो Coulomb's force जो है वो dielectric constant पे कैसे डिपेंड करती है? अभी भी मैंने फॉर्मूला लिखा है Fm is equal to 1/4 pi epsilon naught K Q1 Q2 by R square. So can I see an inverse relation between force and the dielectric constant over here? Yes. So that's how force varies. It is inversely related to the dielectric constant of the intervening medium. Let's come to the next question. Two equal point charges separated by 1 meter apart experience a force of 8 Newton. हमारे पास दो चार्जेस हैं, दो इक्वल चार्जेस हैं, इनके बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है एंड दे आर एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन. दे आर हेल्ड इन वैक्यूम. ये हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं. नाउ इस क्वेश्चन में वैक्यूम के लिए गिवन है. नाउ व्हाट विल बी दी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय देम इफ दे आर हेल्ड इन वाटर. अगर हम इसको वाटर में रखते हैं तो फोर्स कितनी हो जाएगी? देखो फोर्स के लिए, वाटर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 80. और मैंने भी बताया था कि K इज इक्वल टू F नॉट अपॉन एफ एम. यहाँ पे मीडियम वाटर है. So this implies F in water is equal to F naught upon K, which is equal to F naught कितनी थी? 8 Newton divided by K की वैल्यू है 80. So this is equal to 0.1 Newton. इसका मतलब अब उनके बीच में फोर्स कितनी होगी? 0.1 न्यूटन की. तो इसमें ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि टू इक्वल चार्जेस सेपरेटेड बाय 1 मीटर है, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है. इसकी जरूरत ही नहीं है. सिंपल है, हमारी फोर्स हम जब फोर्स निकालते हैं उसमें इन चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती. एंड आवर आंसर इज 0.1 न्यूटन. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A comb runs through one's dry hair attracts small bits of paper. Why? What happens if the hair is wet or if it is a rainy day? देखो, जब हम कॉम्ब को बालों में रब करते हैं तो उसमें क्या होता है? फ्रिक्शन होता है. और फ्रिक्शन की वजह से हमारा कॉम्ब चार्ज हो जाता है. मैंने आपको बताया था वी कैन चार्ज अ बॉडी बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन. सो फ्रिक्शन से हमारा कॉम्ब जब चार्ज हो जाता है, उसके बाद जब हम उस कॉम्ब को बिट्स ऑफ पीसेस जो पेपर्स हैं उसके पास लेकर आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? पोलराइज हो जाते हैं. मान लो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज आया कॉम्ब पे. नाउ दे गेट पोलराइज्ड और ये इसको अट्रैक्ट कर लेते हैं. अगर एक रेनी डे है, रेनी डे पे क्या होगा? फ्रिक्शन कम होगा, जिसकी वजह से ये चार्ज है ये डेवलप नहीं होगा. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो चार्जेस डेवलप नहीं होंगे, जिसकी वजह से ये इन पीसेस को अट्रैक्ट नहीं करेगा, इन पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट नहीं करेगा. So I've written the complete answer over here, that when a comb is run through the dry hair, it gets charged due to friction. Molecules in paper get polarized by the charged comb, resulting in the net force of attraction. If the hair is wet, friction reduces and the comb does not get charged, thus it will not attract small bits of paper. So this is the complete answer and this is the end of the video. Hope you understood each and every question. So that's all for now. Have a good day.